वेलकम टू अर्थ पीसीएस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज का हमारा टॉपिक सभी पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हमने एक और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को डिस्कस किया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देख लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि जैसा हमने कहा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते किसे हैं? सबसे पहले तो ये बात आपको जाननी चाहिए कि एन ऑटोनोमस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या बॉडी, आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कहते किसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, और अगर अदर कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस में भी बात कर रहे हैं तो भी, इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स प्रोविजंस रिगार्डिंग सच बॉडी देन सच बॉडी इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फॉर एग्जांपल, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है तो पार्ट 15 आर्टिकल्स 324 टू 329, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। आर्टिकल 324 डायरेक्टली टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इन दैट सेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और बॉडी। क्लियर? ठीक है। वैसे ही यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस यानी इट मींस क्या? तो इट डज नॉट फंक्शन अंडर एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। इट इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया, ठीक है। तो इसका जैसा कि नाम से क्लियर है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इलेक्शन से रिलेटेड फंक्शंस है। लेकिन अब हमारे देश में इलेक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, तो क्या सारे इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराता है? तो जवाब है नहीं, केवल 4 इलेक्शंस जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहला, एडमिनिस्ट्रेट्स इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट में कौन सा इलेक्शन? वेदर इट इज लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये बात याद रखनी है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इन दोनों के इलेक्शंस को कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो स्टेट लेजिस्लेचर्स जो भी हैं, ठीक है, साथ ही साथ जो भी यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज, उनमें भी अगर लेजिस्लेचर है तो उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराता है, ठीक है। अब स्टेट लेजिस्लेचर में कौन? तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी आती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी। तो आपको पता होगा कि हमारे देश में कुछ राज्यों में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आप चाहें तो उन राज्यों के नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किन किन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। उनकी संख्या काफी कम है। तो पहला, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेचर्स इलेक्शंस, वेदर इट इज लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा हो या विधान परिषद, राज्यसभा हो या लोकसभा, इन सभी के इलेक्शंस को कौन कंडक्ट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसे भी कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और लास्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराती है। तो ये 4, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर्स इलेक्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन, ठीक है। ये 4 बात। नेक्स्ट, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखनी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो पहला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, उसको कब स्टैब्लिश किया था? तो ऑन 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 को पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रीलिम्स में जनरली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, जैसा कि हमने देखा, इट इंश्योर्स इलेक्शंस एंड इलेक्शंस आर व्हाट? फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। तो जो भी चुनाव होंगे वो कैसे होने चाहिए? फ्री होने चाहिए, किसी के प्रेशर में नहीं होना चाहिए, चाहे सरकार जो रूलिंग गवर्नमेंट हो उसके प्रेशर में भी नहीं होना चाहिए। इसलिए ये कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रेशर, ना किसी के दबाव में आके। दूसरा, फेयर, उचित हो,
उचित हो, किसी तरह का कोई करप्शन, धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, ठीक है, पारदर्शी होना चाहिए, जनता के सामने सभी चीजों का खुलासा किया जाना चाहिए। जैसे पारदर्शी, तो आपको पता होगा कि जब कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं तो उससे वो क्या करते हैं, साथ ही साथ अपने सारे डिटेल्स देते हैं, डिटेल उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनकी संपत्ति कितनी है, उन पे कोई मुकदमा चल रहा है या नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें क्या बनाती है, इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अपहोल्ड्स यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब क्या है, तो सिंपली अंडर आर्टिकल 326 हम आगे देखेंगे, आपको बस इतने बात याद रखनी है कि हमारे देश में राइट टू वोट जो है, मतदान करने का अधिकार, वो क्या है, तो इसके लिए दो बेसिक कंडीशन चाहिए। क्या बेसिक कंडीशन है, पहला, आप भारत के नागरिक हो, पहला कंडीशन, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, और दूसरा 18 और 18 ईयर्स अबव, ये दो कंडीशंस, ठीक है। बाकी और कोई कंडीशन आपको फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। एक कंडीशन है कि आप किसी लॉ के अंतर्गत, किसी कानून के अंतर्गत आपको डिस्क्वालीफाई ना कर दिया गया, उस केस में आप वोट नहीं दे सकते, या आपका नाम मतदाता सूची से हट जाएगा। एक बार आपका नाम मतदाता सूची में रजिस्टर होने का मतलब ये नहीं है कि वो नाम काटा भी जा सकता है, अलग अलग रीजन हो सकते हैं, उसके पीछे अलग अलग लॉस हैं, काफी पेचीदा और कुछ लीगल प्रोविजंस है जो यहाँ डिस्कस करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, इट्स इंडिपेंडेंस एंड क्रेडिबिलिटी आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग इंडियाज डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसके इंटीग्रिटी, ठीक है, यानी लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए कौन है, तो उसके लिए है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि पार्ट 15 एंड फ्रॉम आर्टिकल 324 टू 329 डील्स विथ इलेक्शंस एंड एस्टैब्लिशेस अ कमीशन फॉर दिस मैटर्स, ठीक है। तो इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड प्रोविजंस कहाँ है, पार्ट 15 आर्टिकल 324 से 329, आर्टिकल 324 टू 329। तो सबसे पहले 324 देखते हैं, ठीक है। तो अब आर्टिकल 324 जब हम देखेंगे तो उसमें 6 सब क्लॉज है, देयर आर 6 सब क्लॉज ऑफ आर्टिकल 324। वी विल सी वन बाय वन। तो पहला आर्टिकल 324 को देख लेते हैं। तो सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। तो डायरेक्टली यहाँ पे वर्ड क्या मेंशन है, इलेक्शन कमीशन। इसलिए इलेक्शन कमीशन अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रोविजंस रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन, और 4 ऑप्शन हो, आर्टिकल 324, 25, 26, 27 जो भी हो, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, तो आपको कौन सा टिक करना है, आर्टिकल 324, 324 इट डील्स विथ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसमें 6 सब क्लॉज है, हम एक एक करके देखेंगे। अब 325 को देख लेते हैं। तो ये कह रहा है नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल, ठीक है। हमने पहले भी आपको बताया कि 2 कंडीशन है आपको वोटर बनने के लिए, इंडिया में वोट कास्ट करने के लिए। क्या, पहले आप इंडियन सिटीजन हो, दूसरा 18 ईयर और उससे ज्यादा के हो। लेकिन आपको किसी कानून द्वारा अगर आपके अधिकार को, या यूं कहें कि डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया गया है, इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उस केस में आप वोट नहीं दे सकते, आपका नाम मतदाता सूची से, इलेक्टोरल रोल से हट जाएगा, ठीक है। फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि यहां कोई क्राइटेरिया नहीं है, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, रेस से हो, कास्ट से हो, सेक्स से हो, कहीं से भी हो, कुछ भी हो, आप बेसिक क्राइटेरिया क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, 18 ईयर्स और एबव। उसके बाद इन सभी को, इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, चाहे रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो, ठीक है। किसी भी धर्म से हो, किसी भी रेस से हो, किसी भी कास्ट से हो और किसी भी लिंग से हो, ठीक है, मेल, फीमेल और इवन थर्ड जेंडर, ठीक है, सभी वोट कास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 326 ऑब्वियसली जैसा कि हमने पहले देखा, इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज टू बी बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, ठीक है। एडल्ट सफरेज का मैंने पहले भी आपको मतलब बता दिया, एनीवन हु इज 18 ईयर्स और अबव। एडल्ट का मतलब क्या है, जनरली कुछ लीगल
चीजों को छोड़ दें तो जनरली हमारे यहाँ पे 18 ईयर्स, ठीक है, 18 ईयर्स या उससे ज्यादा के जो लोग होते हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो किसी भी जेंडर के हो, तो आपको एडल्ट माना जाता है। कुछ लॉज में इसकी उम्र 16 है, कुछ लॉज में, ठीक है, और कुछ में 21 है, ठीक है। लेकिन इंडियन मेजोरिटी एक्ट को भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां भी कितना है, 18 ईयर्स, कुछ केसेस को छोड़कर। वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उसका जिक्र मैं यहां नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट, आर्टिकल 327, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर्स, ठीक है। तो अब 327 किसी बारे में कह रहा है, तो पावर ऑफ पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर से रिलेटेड जो भी इलेक्शंस होंगे उसको बनाने का अधिकार किसके पास, शक्तियां किसके पास होंगी, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब 328 पे चलते हैं। अगेन, पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, ये राज्य की विधायिका के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। टू मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर, ठीक है। तो यहां 327 पार्लियामेंट की शक्तियों के बारे में बात कर रहा है, किसे, रिगार्डिंग इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर। 328 स्टेट लेजिस्लेचर की शक्तियों के बारे में बात कर रहा है, पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर रिगार्डिंग इलेक्शंस टू द सच लेजिस्लेचर। बस इतना ही, ठीक है। आपको ये सारे आर्टिकल्स याद रखने हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 6 आर्टिकल है, ठीक है, 24 से 29। अब लास्ट देख लेते हैं 329, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर्स, ठीक है। यानी आपको सिंपल भाषा में इतना समझना है कि इलेक्शन स्टार्ट होने से इलेक्शन कंप्लीट होने तक, ठीक है, कोर्ट किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकती। और कहां लिखा है ये, अंडर आर्टिकल 329, ठीक है। इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद अगर कोई डिस्प्यूट है तो कैंडिडेट्स हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानना चाहिए कि बिफोर 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966, ठीक है, तो 19वें संविधान संशोधन 1966 के पहले क्या होता था कि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते थे उसके लिए ट्राइब्यूनल्स होते थे, ठीक है। लेकिन इस संशोधन के बाद, 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद, ट्राइब्यूनल्स की शक्तियों को खत्म कर दिया गया और अब जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो भी होंगे, उन्हें कौन देखेगा, उन्हें देखेगा हाई कोर्ट, ठीक है। उस रिस्पेक्टिव, मान लेते हैं आप महाराष्ट्र से हैं, तो महाराष्ट्र में किसी दो कैंडिडेट एक्स और वाई, ठीक है, इनके बीच डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। डिस्प्यूट हो गया कैसा, इलेक्शन होने के बाद, ड्यूरिंग इलेक्शन नहीं, ठीक है। तो इलेक्शन होने के बाद तो ये कहां जाएंगे, ये जाएंगे सीधा बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट, उसका दरवाजा खटखटाएंगे। आप झारखंड से है तो रांची हाई कोर्ट, बिहार से है तो उस जुरिस्डिक्शन में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो हाई कोर्ट पड़ता है, उस हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और फिर अगर आप इसके फैसले से संतुष्ट नहीं है तब आप जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वो भी ऑप्शनल केसेस में। पहले आपको जाना है हाई कोर्ट ही, ना कि सुप्रीम कोर्ट। और ड्यूरिंग प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, ठीक है, तो जैसा कि आर्टिकल 329 में लिखा है कि इट बार्स इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने। नेक्स्ट, अब आर्टिकल 324 देख लेते हैं। इनके 6 जो इंपॉर्टेंट सब क्लॉज है वो देखना है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो 324 सबसे पहले यहां देखते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने ईसीआई शॉर्ट में लिख दिया, इज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 324, हमने कहा टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया, ठीक है। अब सारे क्लॉज को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 324 क्लॉज 1, ये जो ब्रैकेट्स में इसे क्लॉज पढ़ते हैं। अगर और फिर ब्रैकेट में हो, मान लेते हैं ऐसे लिखा हो 324, मान लेते हैं, जस्ट है नहीं, 324 क्लॉज 1, इसको क्लॉज 1 कहेंगे। और अगर फिर कुछ हो तो इसे सब क्लॉज कहेंगे, ठीक है, ऐसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले आर्टिकल 324 क्लॉज 1 ग्रांट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द पावर टू कंडक्ट इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, हमने देखा, स्टेट लेजिस्लेचर्स, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 क्लॉज 1, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट वेदर इट इज लोकसभा और राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर्स वेदर इट इज लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड लास्टली ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन 4 इलेक्शंस को कौन कंडक्ट कराता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अंडर विच क्लॉज आर्टिकल 324 क्लॉज 1। ठीक है, अब क्लॉज 2 देख लेते हैं। तो empowers the president to appoint chief election commissioners and other election commissioners। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि इलेक्शन कमीशन और अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल? अंडर आर्टिकल 324 क्लॉज 2। ठीक, नेक्स्ट क्लॉज 3। क्लॉज 3, when any other election commissioner is so appointed, the chief election commissioner shall act as the chairman of the election commissioner। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बात याद रखनी है कि जैसे वर्तमान में एक चीफ इलेक्शन कमीशन है और कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स है, यानी कुल मिलाकर अभी अगर कहें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने हैं? 3। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरा 2 हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, 3 है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि तीनों की शक्तियां बराबर होती है। ठीक है, ऑल 3 हैव इक्वल पावर्स। लेकिन जब कोई मीटिंग होगी, ठीक है, देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल प्रिजाइड दैट मीटिंग। ठीक है, ये बात याद रखनी है, इसलिए इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है, बाकी जो और 2 जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर्स कहलाते हैं। तो अंडर आर्टिकल 324 क्लॉज 3 ये बात लिखी हुई है। अब क्लॉज 4 की तरफ चलते हैं। तो क्लॉज 4 ये क्या कह रहा है? इट सेज द प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन सच रीजनल कमिश्नर्स। ठीक है, अब इसमें किसकी बात आ गई? रीजनल कमिश्नर्स की। as he may consider necessary to assist election commission in the performance of functions of conferred on the commission by clause 1। ठीक है, clause 1 यानी clause 1 ऑफ आर्टिकल 324। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है? सिंपल सी बात है, आपको याद रखनी है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, उसको असिस्ट करने के लिए। तो अब मान लीजिए इतना बड़ा देश है, तो जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस मींस जनरल इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन जब होना है, और या फिर राज्य में जब चुनाव होने हैं, चाहे विधानसभा हो, जनरली विधानसभा और विधान परिषद, तो ये काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उस समय इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के लिए प्रेसिडेंट चाहे तो रीजनल कमिश्नर्स अपॉइंट कर सकता है और करता है। ठीक है, बस। नेक्स्ट आर्टिकल 324 क्लॉज 5। अब ये क्या है? The condition of services and tenure of the office of election commissioners and the regional commissioners shall be such as the president may by rule determine। तो जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और रीजनल कमिश्नर्स हैं, उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे ऑफिस से रिगार्डिंग, ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है, तो इट शैल बी डिटरमाइंड बाय होम? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन को और रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है, ठीक है, तो उनके टर्म और कंडीशंस जो भी होंगे ऑफिस से रिलेटेड, उन्हें भी भारत के राष्ट्रपति ही डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लॉज 6 देख लेते हैं। ये 6 है, मैंने गलती से 5 लिख दिया है, 6 आपको याद रखना। ये क्लॉज 6 है। ठीक है, आर्टिकल 324 क्लॉज 6। तो द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट shall when so requested by the election commission make available to the election commission or to regional commissioner such staff, ठीक है, such staff as may be necessary for the discharge of the functions conferred on the election commission by the clause 1। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जब इलेक्शंस होने होंगे तो इलेक्शन कमिश्नर, तो आपको पता होगा कि केंद्रीय बल, सुरक्षा बल, ठीक है, और साथ ही साथ लोकल पुलिस या स्टेट राज्यों के जो सुरक्षा बल होते हैं, पुलिस भी, ठीक है,
इन सबों की मदद ली जाती है इलेक्शन को कंडक्ट कराने की। तो ऐसे हालत में क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी राज्य में चुनाव होने हैं तो इलेक्शन कमीशन फिर वहां के उस राज्य के गवर्नर को लेटर लिखते हैं कि प्लीज मेक अवेलेबल ऑल दिस सिक्योरिटी फोर्सेस फॉर द कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन योर स्टेट। ठीक है, तो उस राज्य के गवर्नर सारी सुरक्षा मुहैया कराते हैं। अगर लोकसभा का इलेक्शन होना है तो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी जाती है, क्योंकि जो चीफ ऑफ आप कह लीजिए तीनों सेना जो भी है उन सबके हेड कौन है? प्रेसिडेंट। तो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे वो प्रेसिडेंट कराएंगे नेशनल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे कौन प्रोवाइड कराएंगे? गवर्नर। तो इन दोनों से इलेक्शन कमीशन द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है कि प्लीज प्रोवाइड अस द फॉलोइंग स्टाफ। अब स्टाफ में ये कुछ भी हो सकता है, देखिए यहाँ वर्ड क्या यूज है? स्टाफ। ठीक है, तो स्टाफ मीन्स वेदर इट इज सिविलियन मीन्स कॉम्बैटेंट और नॉन कॉम्बैटेंट, चाहे टीचर हो या सभी स्टेट के या सेंटर के जो भी होंगे, वेदर इट इज सिविलियंस हो, सिविल सर्विसेज हो या जो भी आर्म्ड फोर्सेस हो, उन सभी को इसलिए वर्ड यूज किया गया है स्टाफ। इसलिए आपने देखा होगा इलेक्शन के दौरान क्या होता है, इवन स्कूल टीचर्स को भी इंक्लूड किया जाता है। तो इसलिए स्टाफ क्या है? ब्रॉडर टर्म। यहाँ कोई सिक्योरिटी फोर्स यूज नहीं किया गया है, वर्ड सिक्योरिटी यूज नहीं किया गया, स्टाफ यूज किया गया। और स्टाफ इंक्लूड्स ऑल, वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, और इसमें चाहे सिक्योरिटी स्टाफ हो या सिविलियन या सिविल सर्विसेज के स्टाफ। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इलेक्शन कमीशन स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओरिजिनली इट हैड ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर। तो ओरिजिनली जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला इलेक्शन कमीशन कब गठन किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। तो इस समय क्या था कि केवल एक इलेक्शन कमिश्नर ही थे। ठीक है, लेकिन आफ्टर इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989, ठीक है, इस एक्ट के आने के बाद, ठीक है, इट बिकेम अ मल्टी मेंबर बॉडी। मल्टी मेंबर बॉडी मींस करेंटली जैसे है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, करेंटली 3 है। ठीक है, लेकिन ओरिजिनली कितने थे? केवल एक। और भारत के पहले चुनाव आयोग मींस फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन थे? आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर of other election commissioners if any as the president may fix from time to time। और ये बात भी आपको याद रखनी है कि अभी कितने हैं? 1+2, यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, और दूसरे इलेक्शन 2 इलेक्शन कमिश्नर्स है। लेकिन ये फिक्स नहीं है, इसे फिर से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। हो सकता है फ्यूचर में इसे 5 भी कर दिया जाए, या हो सकता है इसे 1 कर दिया जाए, या हो सकता है 2 भी कर दिया जाए। ये नंबर कौन फिक्स करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि हमने पहले देखा कि सारे जो टर्म एंड कंडीशंस है ऑफिस से रिलेटेड वो कौन डिटरमाइन करेंगे? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज ही अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर्स इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक, प्रेजेंटली इट कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, लास्ट स्टेट लेवल पे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो भी एट स्टेट लेवल द इलेक्शन कमीशन इज हेल्ड बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ठीक है, या जिसको रीजनल कमिश्नर भी कहा जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट और टेन्योर देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगेन एज पर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। ठीक है, नेक्स्ट टेन्योर क्या होता है? कार्यकाल। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, जो सेंट्रल लेवल पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जनरली आप उनका देखेंगे कि उनका कार्यकाल जो भी टेन्योर होता है वो कितना होता है? 6 ईयर्स। ठीक है, और 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज। या तो आप 6 साल की सर्विस दे लीजिए या आप 65 साल होने तक अपने पद पर बने रहिए। ठीक है, ये उनका कार्यकाल।
सैलरी एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो इनको सैलरी किसके बराबर मिलेगी? एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनको सैलरी मिलेगी, ठीक है। और इनको हटाने का जो प्रोसीजर ऑफ रिमूवल है वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही है, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जो भी सैलरी होगी वो किसके बराबर? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, ठीक है। और हटाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर ऑफ रिमूवल, वो भी जस्ट लाइक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। टेन्योर, कार्यकाल कितना? वेदर इट इज 6 years और 65 years ऑफ एज। या तो आप 6 साल की सर्विस दे लीजिए, मान लेते हैं आज पर्सन एक्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया, तो उनकी एज कितनी है? 59 या 58 है, तो ये ऑब्वियसली 6 years की सर्विस दे सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रिटायरमेंट एज कितनी है? 65 years। लेकिन अब कोई 62 में अपॉइंट हुआ, मान लेते हैं कोई 62 में अपॉइंट हुआ, तो वो कितने साल? मात्र 3 साल ही सर्विस दे सकेंगे, और इसके बीच कभी भी उन्हें हटाया जा सकता है, ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन एक बेसिक क्राइटेरिया यही है, वेदर 65 years ऑफ एज और 6 years, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटेशंस। अब सीमाएं क्या है? दो, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक। तो लेकिन इसके लिमिटेशंस है सबकी। देखिए, आपको ये बात याद रखनी है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है? नॉट जस्ट अ बुक ऑफ लॉ, बट इट लिमिट्स द पावर ऑफ एवरी ऑर्गन ऑफ स्टेट, ठीक है। चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशियरी हो, ठीक है। तो इन सभी के पावर को रेस्ट्रिक्ट कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। किसी के पास अनलिमिटेड अनफेटर्ड पावर्स नहीं, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके भी लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है। सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियरी, ठीक है, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, सबके लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके लिमिटेशंस क्या है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जनरली होता क्या है कि आप जनरली देखेंगे कि सीनियर आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, या जिनको इलेक्शन के बारे में, पब्लिक सर्विस के बारे में एक्सपीरियंस हो, वैसे लोगों को इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है, ठीक है। तो जनरली लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल ऑफ द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक। तो ऐसे फील्ड से जनरली आप देखेंगे कि जो भी इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते हैं वो काफी हाईली एजुकेटेड होते हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। जनरली आप देखेंगे वो आईएएस मींस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से रिलेटेड होंगे। जनरली पब्लिक सर्विस में काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा होगा, ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो जो मेंबर्स हैं उनके भी टर्म स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ये एक कमी आप कह सकते हैं, इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है कभी कभी कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो रिटायरमेंट के बाद फिर उन्हें किसी दूसरे पद पर नियुक्त किया जा सकता है, यानी देयर इज नो बार, ठीक है, नो बार और नॉट बार द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। यानी अगर कोई व्यक्ति है, पर्सन एक्स, इलेक्शन कमीशन से रिटायर हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ 65 years और 6 years ऑफ सर्विस, ठीक है, उसके बाद भी उसे किसी दूसरे सरकारी पद पर नियुक्त किया जा सकता है, किसी कमेटी का चीफ बनाया जा सकता है और किसी पद पर रखा जा सकता है। इसलिए इसे क्रिटिसाइज किया जाता है इस क्लॉज को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर, ठीक है, नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म की भावना उभर कर आती है। अब रिमूवल, तो रिमूवल तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जब जो सैलरी है वो किसके बराबर मिलती है? इट इज इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जज। तो जो प्रोसीजर ऑफ रिमूवल है इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। तो और इससे पहले भी मैंने कहा कि उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर जो इलेक्शन कमिश्नर है उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। तो पहला तरीका क्या है कि वो रिजाइन कर दें एट एनी टाइम, कभी भी वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं, किसे? राष्ट्रपति को, ठीक है। और कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म्स, उससे पहले भी हटाया जा सकता है, या तो वो रिजाइन कर दें
ठीक है, या उन्हें हटाया जा सकता है। और कैसे हटाया जा सकता है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस थ्रू ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज। बस इतना याद रखना है आपको कि जो सुप्रीम कोर्ट जज के का जो रिमूवल प्रोसीजर है वही यहां भी फॉलो होना है, यानी फिर से वहां पार्लियामेंट में मुद्दे को उठाना होगा, ठीक है, उसके लिए मोशन पास करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, और ये काफी पेचीदा प्रोसेस है। While election commissioners can only be removed on the recommendations of the chief election commissioner, यहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शक्ति बढ़ जाती है। कैसे? पहला केस मैंने बताया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मान लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक, तो अभी वर्तमान में कौन है? 1+2, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो मैंने पहले आपको बताया कि इन तीनों की शक्तियां समान होती है, लेकिन जब कोई मीटिंग होगी तो उसको प्रिजाइड कौन करेंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक। अब थोड़ी सी शक्ति इनकी और बढ़ जाती है जब हटाना हो, यानी जब 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनको जब हटाना है तो इनके रिकमेंडेशन पे इन दोनों में से किसी को या दोनों को हटाया जा सकता है। ये सिंपली क्या करेंगे? प्रेसिडेंट को कह देंगे कि आप इनमें से, मान लेते हैं पर्सन एक्स है, पर्सन वाई है, तो पर्सन एक्स को हटा दीजिए। तो इनके कहने पे ही प्रेसिडेंट पर्सन एक्स को इलेक्शन कमिश्नर के पद से हटा सकता है। यहां इनकी शक्ति बढ़ जाती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बाकी सारे मामलों में, ठीक है, एक मीटिंग और दूसरा रिमूवल, इन दो को छोड़कर बाकी सारे मामलों में इनकी शक्तियां समान है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं आशा करता हूं ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।